अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहबाज हैदर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ईसी मेंबर आमिर अली साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बिज़नेस कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं। तो आज जो है वो हम क्योंकि आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, इस हवाले से भी इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आज जो प्रेस क्लब थी, प्रेस क्लब की सारी टीम इधर मौजूद थी, मीडिया सारा इधर मौजूद था, क्या कहेंगे आज की मीटिंग के हवाले से? हमारे देखिए प्रेसिडेंट साहब ने पूरे चैम्बर का एक जो है नैरेटिव एक्सप्लेन किया और वो बड़ा क्लियर था कि आपकी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है। आप स्टेबल पॉलिसी के साथ अगर हमें अगला 2-3-4 साल का कोई प्लान दें और 5 साल का प्लान दें, दुनिया में तो प्लान होता है, मतलब विजन 2050, विजन 2040, तो ये विजन फिर उसके मुताबिक चलता है और वो सारा सिनेरियो चेंज नहीं होता। वो ये नहीं होता कि आज आपको अगर कुछ थोड़ा सा फाइनेंशियली आपको क्रंच है इस कंट्री को, या कोई ऐसी चीज़ है जिसने इकॉनमी को फॉर द टाइम बिंग डिस्टेबलाइज किया है, तो उसका इफ़ेक्ट लेके आप कहेंगे जी अब हम ये मेजर पॉलिसी में चेंज लेके आ रहे हैं। मेजर पॉलिसी में चेंजेस नहीं आते। जितनी भी दुनिया में इंडस्ट्री लगती है वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए तहत लगती है, और यही हमारे प्रेसिडेंट साहब का मौक़िफ़ था। तो मैं समझता हूँ उन्होंने गवर्नमेंट से सही अपील की है और हमारी सही नुमाइंदगी की है कि हमें प्लीज़ ये बताया जाए कि हमने नेक्स्ट 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए अपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को, अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी को किस तरीके से डिफ़ाइन करना है ताकि हम उसको उस हिसाब से अपना मैनेज कर सकें और फ्यूचर प्रॉस्पेक्टिव में उसे वैसे देख सकें। अच्छा सर, देखें हम बाहर जा रहे हैं, बहुत हमारे वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला साहब दूसरे ममालिक में जाके इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं। इधर जो जितनी भी बातचीत चल रही है इस वक्त, मुझे ये बताएं, जो मौजूदा इंडस्ट्री है, आया कि नए लोग जो बाहर से आने वाले हैं, क्या वो इस चीज़ को नहीं देखेंगे कि जो ऑलरेडी इधर जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री रह गई है उनके साथ क्या हो रहा है, उनके हालात क्या है? क्या ऐसा मुमकिन है कि दूसरे लोग आके इधर इंडस्ट्री लगाएंगे या सर्वाइव कर पाएंगे अगर जब तक हमारी जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री है उसको अगर सपोर्ट नहीं किया जाए? हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को कभी भी पीछे नहीं ले जाना चाहिए। देखिए पूरी दुनिया में कंट्रीज़ ना इनवाइट करती हैं पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स को, और इन्वेस्टर जो है वो हमेशा उसे एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो चाहिए होता है प्रॉफिट। अगर उस इन्वेस्टर को पाकिस्तान में प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो आप ये बात भूल जाइए कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री चल रही है या नहीं चल रही, वो इंडस्ट्री चला लेगा क्योंकि वो अपने विजन के साथ आ रहा है। तो इंडस्ट्री जो है ये विजन बेस्ड होती है, इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ डेफिनेटली एक अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, एक हाई ट्रेंड है कि दुनिया में लेबर शॉर्टेज पैदा हो रही है, पॉपुलेशन कम हो रही है, बहुत से मुल्कों की मैसिव पॉपुलेशन कम हो रही है, तो उसके जो लार्जर इम्पैक्ट्स हैं वो ये आ रहे हैं कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी बंद होंगे। और पाकिस्तान चूँकि एक $1600 की इकॉनमी है, $1600 पर एनम की इनकम है, तो उसमें हमारे पास बहुत सारे चांसेस हैं कि हम लेबर ओरिएंटेड जो बिज़नेस है उसको और ये इंडस्ट्री को पाकिस्तान में मूव करें। और दुनिया में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है कि वो लेबर ओरिएंटेड है और पाकिस्तान में। और फिर देखें, आज मैं आपके तवज्जो से एक ऐसी चीज़ बताने लगा हूँ जो आपको बहुत कम डिस्कस की होगी किसी ने। पाकिस्तान क्यों इस वक्त एक इन्वेस्टमेंट पैराडाइज है, उसकी 2 रीज़न्स हैं। नंबर 1 इसकी जियोग्राफिकल पोजीशन, नंबर 2 इसकी वर्कफोर्स। इसके पास इतनी मैसिव वर्कफोर्स है और वो मैसिव वर्कफोर्स काम करने के लिए तैयार बैठी है, तो हम दुनिया के लिए एक अल्टीमेट चॉइस बनते जा रहे हैं। ऐसे ही जैसे इंडोनेशिया भी एक अल्टीमेट चॉइस बना, इंडिया भी एक अल्टीमेट चॉइस बना, वी आर ऑल्सो एन अल्टीमेट चॉइस। हम इसको और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए टाइम के साथ साथ आप इसको टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, AI में कन्वर्ट कर सकते हैं, IT में कन्वर्ट कर सकते हैं। पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है उसमें $1000s of billion की इकॉनमी तो अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। तो आपके पास इतनी बड़ी वर्क फोर्स है, द पीपल आर सो इंटेलिजेंट, वाई डोंट यू स्टेप अप इन दिस वे?
you have a lot of areas that you can cover, and you can even for that for the Google or for your Facebook, for your Huawei, ZTE, आप इन लोगों को क्यों इनवाइट नहीं करते कि वो अपने यहाँ पे हेड ऑफिस पाकिस्तान में बनाए, अपने क्लाउड सेंटर्स को यहाँ से बैठ के ऑपरेट करें, हम उनको स्किल्ड लेबर दें, हम उनको जो है वो फैसिलिटी दें, हम उनको लैंड दें, हम ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन हमें जैसे हमारी जो सीएम साहबा का विज़िट था चाइना का, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छे कुछ इक़दाम किए, बड़े लॉन्ग टर्म भी थे, और उसमें मैं अगर समझता हूँ कि उन्हें बहुत सारी जगह पे एसोसिएशन लेवल पे गुफ्तगू करने की ज़रूरत थी कि वो बजाय इसके कि जिनको सोलर को विज़िट करती, वो सोलर एनर्जी जो एक एसोसिएशन है उनकी, ऑल्टरनेटिव एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, आप उनको होस्ट करते, उनके लिए सेमिनार्स होस्ट करते, सिंपोजियम होस्ट करते, आप अपनी बिजनेस डायमेंशंस बताई जाए, उन्हें ये बताया जाए कि पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, इतने का सोलर हम कंज्यूम करते हैं, इतने का हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वी कैन प्रोवाइड यू दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। वो ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी को भी आपको अच्छी चीज़ का तारीफ़ करनी चाहिए और साथ अपना मशवरा देना चाहिए। चाइना में आपका बहुत ज़्यादा विजिट रहता है और हमने देखा है कि चाइनीज़ के अगर हवाले से देखा जाए तो आपका बहुत जो है ना वो अससूख है वहाँ पर। तो क्या कहते हैं आप पावर के हवाले से, एनर्जी के हवाले से आप कैसे? देखिए, चाइना में अगर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए ना, असर और रसूख, तो वो एक ही हैं, वो हैं चेयरमैन शी जिनपिंग। सिर्फ उनका असर और रसूख है, और उनका असर और रसूख भी उनकी पार्लियामेंट के साथ है। उनकी पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग है, उनकी पार्लियामेंट जो है वो कोई भी कानून बनाती है, बिल बनाती है, बिल को आगे जो है वो एक कानून का दर्जा देती है। ये उनकी स्ट्रेंथ है, नंबर वन। नंबर दो, वो जब भी पॉलिसी बनाते हैं वो एक लंबी देर के लिए पॉलिसी बनाते हैं। चाइनीज़ की एक कहावत है कि जब ये कहा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि हम 50 साल तक हांगकांग की लॉ को चेंज नहीं करेंगे, तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट डंग शाओपिंग ने फौरी तौर पे कहा ओके वी आर एग्री। तो सब दुनिया हैरान रह गई कि ये इन्होंने कैसे कह दिया कि जी हम 50 साल तक चेंज नहीं करेंगे, जबकि हांगकांग हमारे, हम जो चाहें करें। तो एक बड़ी खूबसूरत बात की डंग शाओपिंग ने, उसने कहा कि कौमों की ज़िंदगी में 50 साल का अरसा कोई अरसा नहीं होता। हमारी जो कौम की ज़िंदगी है इसका अरसा 77 ईयर्स का है। हमें अपने आप को डेवलप करना है, एक स्ट्रॉन्गर नेशन बनाना है, एक ऐसी नेशन बनाना है जो आते वक्त तक कायम रहे। ये पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है, ये पाकिस्तान इंशाल्लाह, और इस पर बहुत सारी कुर्बानी है। आज भी मैं आपके ज़रिए एक पैगाम, मेरा तो ये एक यूनिवर्सल पैगाम है कि अगर हम आज बड़े आराम से सोते हैं तो उसकी पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है, और वो वजह होती है वो तमाम जवान जो सरहदों पे जाग के हमारी हिफाजत करते हैं, उसकी वजह से हम सो पाते हैं। मैं इसके साथ ही आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये बड़ा खूबसूरत मौका दिया कुछ अल्फाज को अपने साथ शामिल करने का। इसमें कोई शक नहीं है सर कि जो पाक आर्मी है वो हमारा एक फ़ख्र है, फ़ख्र पाकिस्तान है। तो लास्ट पे एक शॉर्ट्स लफ्ज़ों में IPP के हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, IPP तो एक इशू बन चुका है। अभी रात को भी जो ग्रेट डिबेट मैंने कल जो देखी है उसमें एक्स मिनिस्टर्स थे, कुछ स्टेक होल्डर्स थे, उन्होंने भी ये बात की है। फिर उसके फ्रांसिक ऑडिट की बात हुई है, फिर इस चीज़ के ऑडिट की बात हुई है कि आया IPPs की जो थंबनेल प्राइस होती है, एक थंब प्राइस कहते हैं उसको, वो पूरी दुनिया में एक ही जैसी होती है कि जैसे आपकी थंब प्राइस है सोलर की 9 सेंट्स पर वॉट या 18 सेंट्स पर वॉट, 20 सेंट्स पर वॉट, वो पूरी दुनिया में एक ही होती है, और वो मोर और लेस को 2-4% के ऊपर नीचे। अगर उसी दौर में ऐसे ही IPPs बांग्लादेश में लगे या इंडिया में लगे, जो कि रीजनल एरिया है,
और बल्कि अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में चले जाएं तो बहुत सारे मुल्कों में लगे। आप ये देखिए कि उनकी थंब प्राइस क्या थी, उनकी प्रोडक्शन प्राइस क्या थी, उनकी कॉस्टिंग प्राइस क्या थी। तो ये थोड़ी सी चीज़ ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ फिर मैं एक तल्ख बात कहना चाहता हूँ कि वो लोग जिन्होंने ये सारे फैसले किए थे वो आज भी हमारे दरमियान बड़ा सीना तान के चलते हैं, कोई भी है। तो तमाम सियासी जमातों ने भी ये फ़ैसले किए, तो क्या ये फ़ैसले इन द एंड पाकिस्तान के फ़ायदे में थे? अगर आपने यही फ़ैसले करने थे और उसके साथ साथ काश के आपने हाइड्रो पे, सोलर पे उस तरीके से काम किया होता कि आज हम सेल्फ इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे होते। बेशक। तो लास्ट पे आपने गवर्नमेंट को एक छोटा सा पैगाम देना। मेरा पैगाम तो एक मेरा बमार है जो मैं ये समझता हूँ कि आवाम के ऊपर जो टैक्स बिजली के माध्यम। देखिए टैक्सेस होते हैं, आवाम टैक्स देना चाहती है, ताजर टैक्स देना चाहते हैं, हम लोग भी टैक्स देना चाहते हैं। हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, हम टैक्सेस दे रहे हैं, इनडायरेक्ट है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज़ ऐसे करें कि हम इनडायरेक्ट की बजाय हम डायरेक्ट टैक्स नेट को वसअत दे सके। आपके पास सारा डाटा मौजूद है, FBR के पास डाटा मौजूद है, हर किसी के पास डाटा मौजूद है। अगर उनके पास मौजूद नहीं है तो वो मुझे बताए, मैं उन्हें बड़े आराम से एक ही आइडिया दे दूंगा कि आप इस तरह कीजिए कि जितने लोगों ने अपने पासपोर्ट के ऊपर बिज़नेस पासपोर्ट लिखवाया हुआ है उन सब से सिर्फ ये कॉल कर लें कि आप अपनी टैक्स रिटर्न्स हमें दे दें, हम आपके पासपोर्ट को वैलिड करा दे देंगे। आसान हल। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि कुछ तल्ख भी बातें हुई और कुछ पाकिस्तान के कुछ ने, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी टेक्निकल आमिर अली साहब ने बात की, क्योंकि ये बड़ी प्यारी शख्सियत है, बड़ा नाम है इनका। वो यही वजह है कि जैसे इन्होंने अपने खूबसूरत अल्फाज के अंदर पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए अपने खूबसूरत अल्फाज पेश किए। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे अपने मेज़बान शहबाज हैदर को इजाज़त दीजिएगा, दोबारा फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।